टिक टॉक के हवाले से ये जुमला ज़बान ज़देआम है कि टिक टॉक ने फहाशी फैला दी, इसने हमारी नस्लों को ख़राब कर दिया। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या टिक टॉक ज़िम्मेदार है या फिर कुछ और ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर बात नहीं की जाती, बल्कि आपको एक्चुअल रूट कॉज से तवज्जो हटाकर अब एक प्लेटफॉर्म को ब्लेम कर दिया जाता है। टिक टॉक को ब्लेम करना आसान है क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसका अपना कोई वोट नहीं है, इसकी अपनी कोई वॉइस नहीं है। मगर क्या फहाशी का ताल्लुक, वल्गैरिटी का ताल्लुक किसी प्लेटफॉर्म से होता है या फिर इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं? टिक टॉक और फहाशी के इस केस को समझते हैं नहायत ही दिलचस्प अंदाज में इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, बाज़ दीद में खुश आमदीद। आपके लिए एक नहायत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल ये है कि हमारा दावा है कि हमारी अक़दार बड़ी मजबूत हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे असातिज़ा ने हमें बहुत ही अच्छी तालीम और तरबियत से नवाजा है, हमें मजबूत रवायात मिली हैं, अक़दार मिली हैं जो हमारे समाज का हुस्न है। अगर हमें इतनी ही मजबूत विरासत मिली है तो फिर एक प्लेटफॉर्म जो 2016 में आया वो 8 से 10 साल में उन अक़दार की, उस तरबियत की और तालीम की धज्जियाँ बखेर के रख दे। और अगर आप ये ऐसा कहते हैं कि टिक टॉक ने हमारे समाजी अक़दार को और हमारे अखलाकी मेयार को ख़राब करके रख दिया, उसको तबाह करके रख दिया, तो फिर सवाल ये है कि आपका समाजी वैल्यूज़ हैं क्या इतनी मजबूत थीं? वो यकीनन इतनी मजबूत बिल्कुल भी नहीं थी। वो इतने कमज़ोर थी कि एक प्लेटफॉर्म चंद दिनों में उनका बेड़ा गर्क कर दे। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये बात मंतकी तौर पर ही गलत है। तो लिहाजा वजह कुछ और है जिसके ऊपर बात नहीं की जाती। कि अगर हम ये कहें कि टिक टॉक ने हमारी नस्लों को बिगाड़ दिया, तो सवाल ये पैदा होता है कि टिक टॉक तो 2016 में आई थी, तो क्या 2016 से पहले 2015 में, 2014 में क्या हमारे माशरे में कोई भी किस्म की कोई बुराई नहीं थी? ख़ास तौर पर बात की जाती है नौजवान नस्ल के हवाले से, तो क्या नौजवान नस्ल मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं थी? क्या डेटिंग कल्चर नहीं था या फिर गैर शरई ताल्लुकात वगैरह नहीं बनते थे? या इसके अलावा आप कोई एक ऐसी चीज़ मुझे बता दें जो 2016 में टिकटॉक आने के बाद से शुरू हुई और उससे पहले नहीं। और अगर ये सारी बुराइयां और ये सारे मसाइल हमारे इस समाज में पहले से मौजूद थे, तो फिर टिकटॉक को ब्लेम कैसे किया जा सकता है? अब टिकटॉक तो एक बड़ा ही शानदार प्लेटफॉर्म है। टिकटॉक तो एक ऐसी नेमत है कि जिसने नौजवानों को एक मुफ्त का प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर नौजवान अपना मुस्तकबिल, अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। इसने सोशल कॉमर्स की दुनिया में, ई कॉमर्स की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया। बगैर किसी पैसों के, बगैर किसी एफर्ट के आप एक फ्री में अकाउंट बनाकर उसको ऊपर अपनी कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। दुनिया में नौजवान इससे बिजनेस कर रहे हैं। टिकटॉक मजमूई तौर पर पूरी दुनिया का जो ग्लोबल मर्चेंटाइज वैल्यू है उसका 20 अरब डॉलर तक इसकी हजम पहुँच चुका है। इसका मतलब यह है कि 20 अरब डॉलर का बिजनेस टिकटॉक से होता है। अब अगर एक टिकटॉक दुनिया भर में सोशल ई कॉमर्स को बूस्ट कर रहा है, लोगों को कारोबार करने के और बेहतरीन कंटेंट बनाने के मौके दे रहा है, तो ये क्यों है कि वही प्लेटफॉर्म हमारे पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ थर्ड क्लास कंटेंट तक महदूद रह गया है? उसका नाम सिर्फ़ और सिर्फ वल्गैरिटी के साथ क्यों लिया जाता है? तो अगर सेम प्लेटफॉर्म है और उसके आउटकम डिफरेंट है, फिर इसका मतलब ये है कि मसला प्लेटफॉर्म में नहीं है, मसला इधर हमारे अपने पास है जिसको हम देख नहीं पा रहे, जिसको हम समझ नहीं पा रहे। अब ये जो फहाशी का मसला है किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी कौम के अंदर, इखलाकी इनअतात की वजूहात में मुख्तलिफ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपकी तालीम और तरबियत होती है। अखलाकी तरबियत करना किन की ज़िम्मेदारी है और माशरे में आला अखलाकी अक़दार को प्रिवेल कराना, तरवीज करना किन लोगों का काम होता है? ये काम यकीनी तौर पर उस्ताज़ा और उलमाए कराम का होता है। अब हमारे माशरे में तबलीग और तकरीर तो बहुत ही ज़्यादा होती है। हम एक मुस्लिम मुल्क हैं, यहाँ पर हर नमाज जुमा में मुख्तलिफ़ इज्तिमाआत होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा बात की जाती है आला अखलाकी अक़दार की, सच्चाई की, दयानतदारी की, ईमानदारी की। मगर समाज के अंदर जब हम देखते हैं तो उससे बिल्कुल एक कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आती है। समाज के अंदर ये चीज़ें क्यों नहीं पाई जाती? ये बहुत ही
شدید قسم کا ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ جب ہم روزانہ یہ سنتے ہیں کہ سچ بولنا ہے تو پھر لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اب اس کے جواب میں ایک آرگومنٹ تو یہ دیا جاتا ہے کہ لوگ سنتے ہیں اور لوگ عمل نہیں کرتے. لیکن بات یہ ہے کہ لوگ عمل کیوں نہیں کرتے؟ آخر کیا وجہ ہے کسی بندے کو کہ وہ جب ایک بچے کو آپ سبق دیں گے کہ سچ بولنا ہے تو پھر اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ جھوٹ بولے؟ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. اب اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ ڈس فنکشن ہے، کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی خرابی ہے. اب یہ خرابی ہمارے سٹرکچر میں تو ہو سکتی ہے، یہ کسی ایک پلیٹ فارم میں نہیں ہو سکتی. پلیٹ فارم صرف ایک ذریعہ بنتا ہے، اسی چیز کو لے کر آئے گا، اسی چیز کو وہ دکھائے گا جو ہمارے ہی سماج میں پائی جاتی ہے. جس طرح آپ ایک ایکس رے کرتے ہیں نا کسی ہڈی کا، تو اگر فریکچر نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ایکس رے نے وہ فریکچر کر دیا. ایکس رے کا مطلب یہ تھا کہ اس نے صرف آپ کو دکھا دیا کہ بھئی یہاں پہ فریکچر ہے. اب اگر آپ کو پین ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایکس رے مشین نے آپ کو پین دیا ہے. ایگزیکٹ یہ معاملہ ٹک ٹاک کے ساتھ ہے. ہماری مورل ویلیوز ہمارے سماج میں پریویل نہیں کرتی ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ جن کی ہم بات کرتے ہیں اعلیٰ اخلاقی اقدار کی، وہ ہمارے سماج میں پریکٹس میں نظر نہیں آتی ہیں. تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. تو اب بجائے کسی ایک پلیٹ فارم کو بلیم کرنے کے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی آخر یہ خرابی کیوں ہے. اس کی وجہ میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ آتا ہے سسٹم. جب تک ایک سسٹم، جب ایک پوری ریاست کا نظام ایک انصاف پر مبنی نہیں ہوتا، جب تک انسٹیٹیوشنز موریلٹی کو پریکٹس نہیں کرتے، تب تک عوام موریلٹی کو پریکٹس نہیں کر سکتے. انسٹیٹیوشنز کی اگر ہم بات کریں اور ان کی موریلٹی کی بات کریں تو یہ بالکل واضح ہے کہ ہمارے ہاں ہر لحاظ سے ہم انحطاط کا شکار ہیں. اب ورلڈ جسٹس پروجیکٹس کی یہ رپورٹ دیکھیں، اس میں پاکستان کا رینک رول آف لاء کے اندر، ہیومن رائٹس کے اندر اور خاص طور پر سول جسٹس کے اندر کتنا خراب ہے. ہیومن رائٹس میں ہمارا نمبر ہے 128 اور سول جسٹس میں تو ہمارا نمبر ہے 143/143، یعنی ہم بالکل باٹم کے اوپر ہیں. اب ایک ایسا سماج جس کے اندر بنیادی انسانی حقوق ہی ملنا ناممکن کی حد تک مشکل ہو، ایسے سماج میں سچائی اور دیانتداری کا ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جڑ جاتی ہے دوسری چیز، اور وہ ہے اکنامک سٹریس. ہمارے دیگرگوں معاشی حالات، ہماری بگڑی ہوئی معاشی صورتحال، یہ ایک انسان کو مکمل طور پر سٹریس میں رکھتی ہے. ہر انسان مکمل طور پر ایک سروائیول کی جنگ میں ہوتا ہے. اور جب انسان سروائیول کی جنگ میں ہوتا ہے نا، تو پھر اس کا اخلاقی تربیت اور اس کا جو اخلاقی معیار ہے وہ بالکل بھی قائم نہیں رہ سکتا. کیونکہ ایک انسان جو سٹریس میں ہوتا ہے وہ اس کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اور جو زندگی کا جو مقصدیت، اعلیٰ مقصد طے کر کے اس کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں ریورس ہو جاتی ہیں. لہٰذا ایسے سسٹم میں زندگی کا مقصد صرف 2 روٹیاں کمانے تک رہ جاتا ہے، کوئی زندگی کا بڑا مقصد نہیں رہ جاتا. اب جب صرف اور صرف روٹی کی جنگ میں بندہ لگا ہوتا ہے تو پھر ایک نفسیاتی مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس انسان کو پھر فوری طور پر ایک ریلیف چاہیے ہوتا ہے، جس کو ڈوپامین سپائک کہتے ہیں. روزمرہ کی اس جنگ سے اسے تھوڑی دیر کے لیے وہ نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، وہ کوئی ایسی چیز ڈھونڈتا ہے جو ڈوپامین سپائک اس کو دے. اب یہاں پر آ کے آتا ہے مسئلہ خراب. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ڈوپامین سپائک جو ہے وہ سب سے زیادہ ملتی ہے نفسیاتی خواہش کی تکمیل کے اندر. سب سے زیادہ ڈوپامین کا ریلیز اسی صورت میں ہوتا ہے. لہٰذا ایسی صورتحال میں جب کانسٹنٹ سٹریس میں انسان رہتا ہے تو پھر وہ لازماً اپنی سٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے، ڈوپامین کے لیے ایک ایسی ہی ایکٹیویٹی تلاش کرتا ہے. اور وہ ایکٹیویٹی پھر اسے وہ ڈھونڈتا ہے کنٹینٹ کی صورت میں، ویڈیوز کی صورت میں. اور یہی وجہ ہے کہ جو دیگر غیر اخلاقی ویب سائٹس ہیں ان کی بھی ٹریفک ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. اور ٹک ٹاک ہو یا کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو، اس کے اوپر ایسا ہی کنٹینٹ ہمارے ہاں رینک کرتا ہے جو اس قسم کا غیر اخلاقی معیار کا ہوتا ہے. صرف معاشی تنگی کی وجہ سے اور ایک غیر انصاف اور ایک سٹریس شدہ سسٹم کی وجہ سے ہم مکمل طور پر ایک 3rd کلاس کنٹینٹ کو دیکھنے والا اور پروموٹ کرنے والا سماج بن جاتے ہیں. اب جو ایک پلیٹ فارم ہے اس کا تو الگوریدم ہے
एल्गोरिदम ने ये देखना है कि भाई क्या वीडियो, कौन सी वीडियो देखी जा रही है, कौन सी नहीं देखी जा रही। जो देखी जा रही है उसने उसको लोगों तक पहुंचा देना है, जो नहीं देखी जा रही उसे साइड पे कर देना है। और यही वजह है कि वो बाकी ममालिक में जहाँ टिकटॉक बिज़नेस को प्रमोट करने का ज़रिया है, जहाँ टिकटॉक टेक्नोलॉजी के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, कंटेंट बनाने का और एक रियल टाइम कंटेंट क्रिएशन का ज़रिया है, वही टिकटॉक पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ थर्ड क्लास कंटेंट का ज़रिया बन जाती है। क्योंकि देखें, डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल रूल है, जब एक चीज़ की डिमांड होगी तो वही सप्लाई की जाती है। अब जब लोग इस किस्म का कंटेंट देखते हैं तो बनाने वाले भी क्या करते हैं, वही कंटेंट बनाएंगे। क्योंकि मुआशी तौर पर जब हम सब स्ट्रगल में हैं तो पैसे की ज़रूरत सबको होती है। अब जिस कंटेंट से पैसे मिलेंगे कंटेंट तो वही बनाया जाएगा। आप यूट्यूब के ऊपर देख लें या आप फेसबुक के ऊपर देख लें, हमेशा सबसे ज़्यादा व्यूज़ और सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट उसी कंटेंट को मिलती है जो अखलाक से गिरा हुआ कंटेंट होता है। तो ये मसला इस पूरे सिस्टम की ख़राबी का है, ना कि किसी एक प्लेटफॉर्म का। कोई एक प्लेटफॉर्म इस तरह से किसी भी किस्म की अखलाकी बुराई को पैदा नहीं कर सकता। प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ ज़रिया बनेगा उस चीज़ का कि जो आप करना चाहते हैं वही आप कर सकेंगे। आपका जैसे पर्सनल कंप्यूटर हो और उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी पड़ी है जो अखलाक से गिरी हुई है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि इस कंप्यूटर ने ये अखलाक बाख्ता मवाद अपने अंदर डाल लिया है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये बिल्कुल गैर मंतकी बात है। ऐसा ही मामला हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का है, हर डिजिटल डिवाइस का, इंटरनेट का, हर टेक्नोलॉजी का है। तो हमें टेक्नोलॉजी को ब्लेम करने के बजाय ये देखना चाहिए कि हमारा सिस्टम के अंदर और हमारी जो स्ट्रक्चर की ख़राबी हैं उनको जहन में रखना चाहिए। अब एक इंसान कुछ सिस्टम तो बदल नहीं सकता इनफरादी हैसियत में, तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे अब ये थर्ड क्लास कंटेंट की कंजप्शन ख़त्म हो जाए और वही टिकटॉक या वही फेसबुक या सोशल मीडिया एक अच्छा, एक पॉजिटिव, एक जेन्युइन कंटेंट का भी ज़रिया बन जाए, एजुकेशन का ज़रिया बन जाए और हमारी पर्सनल डेवलपमेंट में उसका रोल हो, ना कि हमारी नस्ल को या हमारे बच्चों को ख़राब करने का वो ज़रिया बन सके। तो इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम खुद एज एन इंडिविजुअल अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे इस टॉपिक के पार्ट 2 में। तो अब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह।